CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 201, अध्याय 11, प्रकृति की अमूल्य संपदा। भूमि और सूर्य के लिए विद्यालय की छुट्टियां सदैव मनोरंजक होती हैं। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी दादी के घर गए हैं। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती हैं। वहां की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताजी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियों, झरनों और कई रोचक पौधों, जंतुओं और पक्षियों को महसूस कर सकते हैं। एक दोपहर भूमि और सूर्य अज्जी से उस स्थान के विषय में और जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी कहती हैं, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। यहाँ की हवा शुद्ध, ताजी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ है कि ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में भूमि और सूर्य अपनी अज्जी यानी अपनी दादी जी के गांव में आए हुए हैं और उनके घर के बाहर प्रकृति की कुछ संपदाओं का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 202। भूमि ने कहा, अज्जी, हम जल का उपयोग पीने के लिए और साग भाजी उगाने के लिए करते हैं। अज्जी ने कहा, हाँ, हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। प्रकृति की इन संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम सभी इस प्रकृति का ही एक भाग हैं। अज्जी वायु के महत्व को बताती हैं और ये हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है ये भी स्पष्ट करती हैं। आइए हम वायु के विषय में और अधिक जानें। 11.1 वायु। एक सुबह भूमि और सूर्य अज्जी को कुछ श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती हैं। वे कहती हैं, मैं गहरी श्वास ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। ये क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्य भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी श्वास लेने की क्रिया करते हैं। आइए हम भी इस व्यायाम का अभ्यास करें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर एक पेड़ के नीचे अज्जी बैठी श्वास संबंधी व्यायाम कर रही हैं। क्रियाकलाप 11.1। आइए अनुभव करें। एक गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक और अधिक गहरी श्वास लीजिए। जितना संभव हो सके श्वास को रोक कर रखिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? जब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? सावधानी, अपनी श्वास को इतनी देर तक मत रोकिए कि आपको असहज लगने लगे। इस क्रियाकलाप से हमने पाया कि श्वास को लंबे समय तक रोकना कठिन है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 203। क्या आप जानते हैं, हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते।
पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या आप वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हैं? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। चित्र 11.1 में वायु के संघटन को प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिए कि चित्र 11.1 में 100 वर्ग हैं। इन 100 वर्गों में से 78 वर्ग नाइट्रोजन द्वारा, 21 वर्ग ऑक्सीजन द्वारा तथा 1 वर्ग अन्य गैसों जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा भरे हुए हैं। और भी जानें, प्रतिशत प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है। इसे प्रतिशत संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 11.1 में वायु का संगठन दर्शाया गया है, जिसमें नीले रंग से नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है, लाल रंग से ऑक्सीजन गैस जो कि 21% है और गुलाबी रंग से आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जो 1% में हैं, वो दी गई हैं। पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखे को चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी-कभी ये बहुत गति से चलती है, जैसे आंधी के समय, या कभी-कभी ये धीमी गति से चलती है, जैसे बयार, मंद पवन। आपने भी अनेक बार फिरकी, कागज से बनी चक्री के साथ खेला होगा। आइए क्रियाकलाप 11.2 द्वारा एक फिरकी बनाएं। पृष्ठ संख्या 204। क्रियाकलाप 11.2। आइए फिरकी बनाएं और सजाएं। बिंदु 1। 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार कागज, एक कैंची, एक ऑल पेन और एक मुलायम डंडी लीजिए। बिंदु 2। चित्र 11.2 में दिए गए निर्देशानुसार फिरकी बनाइए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 11.2 दिया गया है, जो हमें फिरकी बनाना सिखा रहा है। इसके 5 विभिन्न भाग हैं: क, ख, ग, घ और अंग। सबसे पहले एक चौकोर कागज का टुकड़ा लीजिए, फिर उसे चारों कोनों से अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। उसके बाद एक कैंची लेकर जहां से उसे मोड़ा गया है, वहां पर काटिए। कोनों से कागज को बीच की तरफ मोड़िए और एक ऑल पिन लगा दीजिए। फिर एक लंबी सी डंडी लेकर इसके बीचों बीच उसका सिरा चिपकाइए और उसे नीचे से पकड़िए। आपकी फिरकी तैयार है। अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए। आप इसे फूंक मारकर भी चला सकते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? क्या फिरकी घूमती है? जब आप इसे थोड़ा आगे और पीछे चलाते हैं, तब ये घूमती है। फिरकी को कौन घुमा रहा है? ये पवन है जो इस फिरकी को घुमाती है। पवन चक्की और फिरकी की कार्यप्रणाली समान है। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक पवन चक्की फार्म हैं। पवन चक्की फार्म वो क्षेत्र हैं जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। चित्र 11.3। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक पवन चक्की फार्म का चित्र दिया गया है, जो कि पवन की शक्ति से चल रही हैं। और भी जानें, तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। पृष्ठ संख्या 205। हमने सीखा कि वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल भी हमारे लिए अति आवश्यक और अमूल्य है। यदि आपको पीने के लिए जल न मिले
विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो तब आपको कैसा महसूस होगा? आइए जल के बारे में और अधिक जानें। 11.2 जल। भूमि और सूर्य अज्जी को गायों के लिए नांद में पानी भरने, बगीचे में साग भाजी और औषधीय पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाती हैं कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और उनमें से एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। इस पृष्ठ के मध्य भाग में भूमि सूर्य अपनी अज्जी के साथ बगीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं। क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोगों के विषय में सोच सकते हैं? अपने विचार यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। इस पृष्ठ के मध्य भाग में भूमि और सूर्य आपस में बातचीत कर रहे हैं। भूमि जल पीती हुई कह रही है, हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके जवाब में सूर्य भी कुछ कहता है, पर वो क्या कहता है ये आपको दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं सफाई के लिए। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। हमें जल कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की एक सूची बनाइए। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है, परंतु ये जल नमकीन लवणीय होता है, इसलिए ये जल घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु, लवण रहित या अलवणीय जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम, नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 206। बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जल अमूल्य है, इसलिए अज्जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? क्या आपने दैनिक कार्यों में जल को व्यर्थ होते हुए महसूस किया है? आइए आप जानें कि कौन सी गतिविधियों में जल व्यर्थ हो रहा है और इसे व्यर्थ होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। क्रियाकलाप 11.3। आइए पता लगाएं। तालिका 11.1 में स्तंभ 2 एवं स्तंभ 3 को भरें। तालिका 11.1 दैनिक गतिविधियों में जल की व्यर्थता। इस तालिका में 3 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। स्तंभ 1 का शीर्षक है गतिविधि। स्तंभ 2 का शीर्षक है जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है और स्तंभ 3 का शीर्षक है जल व्यर्थ होने से रोकने के लिए सुझाए गए उपाय। गतिविधि शीर्षक के नीचे 7 अलग-अलग विषय हैं, जैसे हाथ धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना, खाना पकाना, बागवानी और दांत साफ करना। अब आपको इन सब विषयों या इन सब कामों के प्रति सोचकर स्तंभ 2 में दिए गए रिक्त स्थान और स्तंभ 3 में दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। सोचिए कि इन सब कामों को करने में जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है और व्यर्थ जल को रोकने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, वो भी लिखिए। इस तालिका से प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जल के अपव्यय को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है? जल की हानि को कम करने की कई विधियां हैं। उदाहरण के लिए, उपयोग में न होने पर नल को बंद करना एवं जल के रिसाव को सही करवाना,
जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है। हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक थैलियों और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए सुना है? हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा, अपशिष्ट पदार्थ फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 207। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब जल स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए। कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मृदु जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है। इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि ये सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन-कौन सी विभिन्न विधियां सोच सकते हैं? जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन कहा जाता है। चित्र 11.4 क। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर एक भवन का चित्र दिया गया है, जिसके ऊपर वर्षा होती हुई भी दी गई है। अब आप गौर करें कि वर्षा के द्वारा जो जल एकत्रित हो रहा है उसको भवन के पास ही बने हुए 2 भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर बाद में काम आएगा। और ये वर्षा जल संचयन की एक बहुत अच्छी विधि है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में संचयित किया जाता है? भारत में वर्षा जल संचयन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी, चित्र 11.4 ख एवं वाव बनाए गए। इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी संचयित होता है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढों, खाइयों के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती हैं जिससे इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए अपने शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 11.4 ख में तूरजी का झालरा, जोधपुर राजस्थान की एक बावड़ी का चित्र है जो कि जल से भरी हुई है। पृष्ठ संख्या 208। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व पता लगाइए। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय में हमने जल चक्र के बारे में सीखा, जहां सूर्य जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए जाना है? आइए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के विषय में अन्वेषण करें और जानें। 11.3 सूर्य से ऊर्जा। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे हैं। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध ना हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको घर ले जाने के लिए भी कुछ सुखाई हुई मिर्चें दूंगी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है? सभी पौधे और जंतु इस पर निर्भर हैं।
हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश का उपयोग करते हैं। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है? भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को बताने के लिए कुछ चित्र बनाती है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरणों के साथ उसकी सहायता कर सकते हैं? चित्र बनाइए और दिए गए स्थान पर उनके नाम लिखिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में 5 चित्रों की जगह बनी हुई है। पहले 2 चित्र हैं पौधों द्वारा भोजन बनाने का और कपड़े सुखाने का चित्र। तीसरा, चौथा और 5वां स्थान रिक्त है। आपको सोचकर यहाँ पर चित्र बनाना है कि सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से और कौन से 3 अलग-अलग काम हो सकते हैं। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्या अज्जी के घर के पास के एक मैदान से गुजरते हैं, जहाँ उन्हें घास चरती हुई एक गाय दिखाई देती है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे हैं। आगे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। पृष्ठ संख्या 209। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक गाय घास चर रही है और भूमि तथा सूर्या उसी गाय के विषय में महत्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं। भूमि कहती है, इस गाय को देखो, ये घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। तो सूर्या कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। भूमि कहती है, गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। तो सूर्या ने कहा, गाय घास खा रही है। घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके अनुसार किसका कथन सही है और क्यों? सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या आप जानते हैं, भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। क्या आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं? सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों का एक चित्र दिया गया है। एक भवन के ऊपर सौर जल ऊष्मक लगे हैं, जो कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर भवन को बिजली प्रदान कर रहे हैं, तथा ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भी सौर पैनल्स लगे हैं। पृष्ठ संख्या 210। क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक नजर न आए? 1. हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। 2. रिक्त स्थान। 3. रिक्त स्थान। इन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए कि सूर्य के ना निकलने पर क्या क्या हो सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर ये चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? आइए खोजें। 11.4 वन। एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्या को जंगल में ले जाती हैं। वहां उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियां और वृक्ष मिलते हैं। अज्जी बताती हैं, वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं।
रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नेलिकाई, कन्नड़ में आंवले का नाम, इकट्ठा करते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में अज्जी, भूमि और सूर्या एक जंगल में हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, गिलहरियां और पेड़ पौधे हैं। अज्जी, भूमि और सूर्या पेड़ों से गिरे हुए आंवले धरती से उठा रहे हैं और इस समस्त जीवन को वन्य जीवन कहते हैं। पृष्ठ संख्या 211। अज्जी उन्हें बताती हैं कि हमारे गांव में पेड़ों से फल ना तोड़ने की परंपरा है। उन्हें पशुओं और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप अपने मित्रों से चर्चा करें और कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है। वो उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा उगने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और इसके लिए हमें उनका संरक्षण और दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं? एक प्रस्तुति बनाइए या अभिनय रोल प्ले कीजिए या एक कहानी या कविता लिखिए जो दर्शाती हो कि यदि हम अपने जंगलों में पेड़ों को निरंतर काटते रहेंगे तो क्या हो सकता है। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। ये 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। क्या आप जानते हैं, भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र उपवनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में विविधता पाठ में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गईं। इस पृष्ठ के निचले भाग में पेड़ों से चिपकी हुई 4 विभिन्न ग्रामीण महिलाएं दी गई हैं, जो कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 212। इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना है। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं। भूमि और सूर्या ने जंगलों में घूमने के दौरान महसूस किया कि जमीन पर बहुत सारी पत्तियां हैं और मृदा में नमी है। अज्जी ने बताया, पौधों की जड़ें मृदा को जकड़कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में ये पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है। आइए हम मृदा की अधिक विस्तार से जांच करें। 11.5 मृदा, चट्टानें और खनिज। भूमि, सूर्या और अज्जी जंगल से घर वापस आते हैं। भूमि और सूर्या कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में मृदा तैयार करने में अज्जी की मदद करते हैं। चित्र 11.5। अज्जी उन्हें धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती हैं। आप सजीव विशेषताओं का अन्वेषण अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं।
जबकि पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच की जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है, बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। भूमि और सूर्य को मृदा में छोटे छोटे कंकड़, पौधों की जड़ें और कुछ केंचुए भी मिले। क्या आप समझे कि केंचुए मृदा को उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर भूमि, सूर्य और उनकी अज्जी बगीचे में साग के पौधे लगाने के लिए मृदा तैयार करने में मदद कर रहे हैं। जब तक भूमि और सूर्य अज्जी की सहायता करते हैं, आइए क्रियाकलाप 11.4 करके हम स्वयं एक प्रयोग करें। सावधानी। विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखें। कभी-कभी जिस मृदा में कचरा होता है, उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्रियाकलाप 11.4। आइए जांच करें। बिंदु 1, अपने घर और विद्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से मृदा के नमूने एकत्रित करें। बिंदु 2, अनुमान लगाइए कि विभिन्न मृदाओं में क्या-क्या हो सकता है। बिंदु 3, मृदा के प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसका रंग लिखें। पृष्ठ संख्या 213। बिंदु 4, मृदा के प्रत्येक नमूने को स्पर्श कर उसकी बनावट को महसूस करें। बिंदु 5, मृदा के नमूने का अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यदि आपके पास एक आवर्धक लेंस है, तो उससे भी मृदा की जांच करें। बिंदु 6, तालिका 11.2, मृदा के नमूने। इस तालिका के 4 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं स्थान जहां से नमूना एकत्रित किया गया, मृदा के बारे में अनुमान, नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन, रंग एवं संरचना और आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन। इन सभी खंडों के नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको अपने घर के आसपास जहां भी मृदा नजर आए, उसका थोड़ा थोड़ा नमूना लीजिए। उसके बारे में आपके क्या अनुमान है? आपने उसके रंग और उसकी संरचना को देखकर क्या अवलोकन किया? आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन कैसा लगता है? अपने अनुभव दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। बिंदु 7, नमूनों के बारे में लगाए गए अनुमान और निकट से किए गए अवलोकन में क्या अंतर है? बिंदु 8, क्या आपको विभिन्न स्थानों से लिए गए मृदा के नमूनों में कोई अंतर महसूस हुआ? बिंदु 9, क्या नग्न आंखों से और आवर्धक लेंस से किए गए अवलोकन में आपको कुछ अंतर जान पड़ा? मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे रेत, कीड़े और कृमि। इसमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग-अलग रंगों के हो सकते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा कैसे बनती है? मृदा का निर्माण लंबे समय, कई हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। इस पृष्ठ के दाईं ओर निचले भाग में एक किसान अपने बैलों द्वारा मृदा को जोतता हुआ दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 214। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने तथा कुछ भवनों हेतु ईंटें बनाने के लिए मृदा अच्छी होती हैं। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है। आपके घर के आसपास भी चट्टानें तो होती होंगी। चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत,
चित्र 11.6 बनाने के लिए किया जाता है और लेटराइट चित्र 11.7 का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त कुल्हाड़ी चित्र 11.8 क और तीर शीर्ष चित्र 11.8 ख जैसे उपकरण बनाने के लिए किया है। इस पृष्ठ के निचले भाग में तरह तरह की मृदाओं के 4 विभिन्न चित्र दिए गए हैं। चित्र 11.6 में छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग हुआ है। चित्र 11.7 में ईंट बनाने के लिए लेटराइट मृदा का उपयोग होता हुआ दिया गया है। चित्र 11.8 क हस्त कुल्हाड़ी बनाने के लिए जो मृदा उपयोग में लाई जाती है उसका एक सुंदर सा चित्र है और चित्र 11.8 ख पत्थर से बने तीर शीर्ष के चित्र हैं। पृष्ठ के बाईं ओर संगमरमर का खनन होता हुआ एक चित्र दर्शाया गया है। चट्टानें किससे बनी होती हैं? ये खनिजों से बनी होती हैं। एल्यूमीनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। पृष्ठ संख्या 215। उदाहरण के लिए, हम जिस सामान्य मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में खनिजों के 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोने का और दूसरा चित्र है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिजों के। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण और उपयोग दायित्वपूर्वक करना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। आइए जीवाश्म ईंधन के बारे में और अधिक जानें। 11.6 जीवाश्म ईंधन। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक ईंधन स्टेशन का चित्र दिया गया है, जहां पर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां अपने अपने ईंधन टैंक में ईंधन भरवा रही हैं। इस पर भूमि सूर्या से कहती है, सूर्या, विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं? तो सूर्या कहता है, इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल। पृष्ठ संख्या 216। आइए क्रियाकलाप 11.5 करके इसके बारे में और अधिक खोजें। क्रियाकलाप 11.5। आइए सर्वेक्षण करें। बिंदु 1, अपने आस पड़ोस में वाहनों का सर्वेक्षण करें। बिंदु 2, वाहन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। बिंदु 3, आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी तालिका 11.3 में अंकित करें। तालिका 11.3, वाहन का प्रकार और उपयोग में आने वाले ईंधन। इस तालिका में 2 स्तंभ हैं, जिनके शीर्षक हैं वाहन का प्रकार और उपयोग में आने वाले ईंधन। इन दोनों ही शीर्षकों के नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, जहां पर आपको तरह तरह के वाहन के नाम लिखने हैं तथा उनके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में उनमें उपयोग में आने वाले ईंधन का नाम लिखना है। सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल 2 सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल
पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। ये पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये भारत के कई भागों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिह्नित कीजिए। क्या आप जानते हैं, कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG धीरे धीरे इनका स्थान ले रही हैं। पृष्ठ संख्या 217। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में कोयले का, पेट्रोल का और प्राकृतिक गैस टैंकर का चित्र दिया गया है। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। आइए हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना कुछ योगदान दें। बिंदु 1, निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएं। बिंदु 2, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कुछ अन्य विधियां सुझाएं। 11.7 प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल तथा पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधानुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आपने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पृष्ठ संख्या 218। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्भरित हो जाते हैं। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया कि केवल वही नेलिकाएं आंवले उठाएं जो भूमि पर गिरे हुए हैं। ये बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध हों। जंतुओं और पक्षियों के मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवाश्म ईंधन निर्मित होने पर लाखों वर्ष लगते हैं,
ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही इनकी पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं। 11.8 हमारे उपयोगी संसाधन। ये भूमि और सूर्य के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है। उनकी अम्मा माँ उन्हें लेने आई हैं। भूमि और सूर्या ने अम्मा को बगीचे में उग रहे सागों के पौधे दिखाए और वे सूखी मिर्चें भी दिखाईं जो अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दी थीं। जब वे नगर में पहुंचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। यहाँ बहुत कम पेड़ हैं। यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। उन्हें वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है। वायु प्रदूषित है। अम्मा कहती हैं, हाँ, हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत वाहन जो किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते हैं। अतः लोग इन वैकल्पिक वाहनों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं? दिए गए रिक्त स्थानों में अपनी सूची लिखिए। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ संसाधनों को पहचानें जो कि क्रियाकलाप 11.6 को पूरा करने में उपयोग में लाए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 219। क्रियाकलाप 11.6। आइए उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों की एक सूची बनाएं। अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक सूची बनाएं और उन प्राकृतिक संसाधनों को लिखें जिनका उस गतिविधि के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया था। तालिका 11.4 में कुछ गतिविधियां पहले से ही भरी हुई हैं। उनका अनुसरण करके आप रिक्त पंक्तियां भर सकते हैं। तालिका 11.4 उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। इस तालिका में 2 स्तंभ हैं जिनके शीर्षक हैं गतिविधि और प्राकृतिक संसाधन। गतिविधि शीर्षक के नीचे लिखे हैं शब्द कपड़े धोना, मिट्टी के खिलौने बनाना, जलाने की लकड़ी एकत्रित करना, पतंग बनाना और जलपान करना। इनके सामने सबसे ऊपर कपड़े धोने के आगे लिखा है शब्द पानी, यानी कपड़े धोने के लिए जिस प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता होती है वो है पानी। अब आपको बाकी के कामों को करने के लिए जिस प्राकृतिक संसाधन की जरूरत है उसके नाम इनके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई? अपनी सूची की तुलना अपने किसी मित्र की सूची से करें। आपने और आपके मित्रों ने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है जिनमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। ये संसाधन जल, वायु, मृदा तथा पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन हैं। हमें ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं और हम अपने उपभोग के लिए इन संसाधनों से वस्तुएं बनाते हैं। इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनका अपव्यय न करते हुए दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी इन्हें बचा सकते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। M.K. गांधी। पृष्ठ संख्या 220।
प्रमुख शब्द वायु, कोयला, वन, जीवाश्म ईंधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम, नवीकरणीय संसाधन, संसाधन, चट्टानें, मृदा, सूर्य, जल, वर्षा जल संचयन, वर्गीकृत, अनुभव करना, अन्वेषण करना, जांच करना, अवलोकन, सर्वेक्षण। सारांश, मुख्य बिंदु। बिंदु 1, अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बिंदु 2, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बिंदु 3, कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वन, जल, वायु, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से ऊर्जा है। बिंदु 4, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। बिंदु 5, प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिंदु 6, वे संसाधन जिनकी पूर्ति एवं उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बिंदु 7, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बिंदु 7, मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें उनका विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 221। आइए और अधिक सीखें। 1. चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है। उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इस पृष्ठ में एक तालिका दी गई है जिसके 2 स्तंभ हैं। उनके शीर्षक हैं वस्तु और अव्यवस्थित नाम। वस्तु शीर्षक के नीचे ये चित्र हैं जल प्रवाहित करते हुए नल के, पवन चक्की के, वनों के और चट्टान के। 2. बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। क. प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। बताइए क्या ये सत्य है या फिर असत्य। ख. मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है। ये सत्य है या असत्य है। ग. प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। घ. वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। पृष्ठ संख्या 222। 3. सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। 3.1 ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। क. मिट्टी का तेल। ख. पेट्रोल। ग. डीजल या घ. CNG। 3.2 नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है क. कोयला। ख. जल। ग. प्राकृतिक गैस या फिर घ. पेट्रोल। 4. इनमें से किसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में आप वर्गीकृत करेंगे। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है और कौन सा इनमें से अनवीकरणीय संसाधन है। 5. हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। 6. वनों को पुनः उगाना कठिन है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 7. 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए
जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाइए। 8. 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव हैं। 9. आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। 10. इस दिए गए चित्र में हम जान रहे हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। अब चित्र को समझकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? ख. भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए। इस पृष्ठ के दाईं ओर के निचले भाग में एक ग्रामीण महिला सौर पैनल के ऊपर सोलर कुकर रखकर उसमें खाना बना रही है। उसके पीछे उसका घर यानी कि उसकी झोपड़ी भी है और दिन के समय में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से अपने चरम पर है। पृष्ठ संख्या 223। 11. बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? 12. 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएं जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। 13. एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो? 14. इन दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन। इस पृष्ठ के मध्य भाग में कई आयताकार और चौकोर चित्र दिए गए हैं, जिनमें से 3 भरे हुए हैं और बाकी रिक्त हैं। जो भरे हुए चित्र हैं, उनमें लिखा है प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और प्राकृतिक गैस। बाकी के रिक्त चित्र आपने भरने हैं। 15. उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या ये उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। 16. अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी? पृष्ठ संख्या 224। और भी सीखें। बिंदु 1. वर्षा जल संचयन भारत में एक सदियों पुरानी परंपरा है। अपने राज्य या देश के अन्य भागों में उपयोग की जा रही कुछ पारंपरिक वर्षा जल संचयन विधियों का पता लगाइए। बिंदु 2. वायु प्रदूषण आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अपने से बड़े या समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत कर अपने स्थानीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कर जांच करें। आप निष्कर्षों के आधार पर 2 व्यावहारिक उपाय सुझाइए जिनका उपयोग कर आपका विद्यालय या समुदाय वायु प्रदूषण कम कर सकता है। बिंदु 3. उन महत्वपूर्ण खनिजों और चट्टानों का पता लगाइए जिनका उपयोग आपके गांव या कस्बे या नगर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उनके नाम और उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। बिंदु 4. आप एक इको क्लब मॉनिटर हैं। अपने शिक्षक की सहायता से अपने विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कीजिए। इस गतिविधि के आयोजन के लिए आवश्यक चरणों की सूची बनाइए। लगाए गए वृक्षों के नाम और उनके महत्व को सूचीबद्ध करते हुए एक पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार कीजिए। यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT
नई दिल्ली, भारत।